हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीएससी 2025 को कंप्लीट एक साल बाकी है और इस एक साल के टेन्योर में कैसे हम हमारे अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी 25 क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में हम एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेके ये वीडियो बना रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूपीएससी 2025 की जो एग्ज़ाम है उसमें एक साल के अंदर आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, उसमें क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं कि जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये प्लान जो है वो कौन फॉलो कर सकता है, किसके लिए ये प्लान बना है। तो पहला जो पॉइंट है कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी कोचिंग में ज्वाइन नहीं किया है आपने, या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, या फिर आपका कोचिंग कंप्लीट हो गया है और आपको सेल्फ स्टडी करना है एक साल के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्लान जो है वो बनाया गया है 2025 का। दूसरा और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, इफ योर बेसिक कंसेप्ट्स आर क्लियर, तो फिर आप ये प्लान जो है वो फॉलो कर सकते हैं। बेसिक्स क्लियर है उसका सिंपल मतलब ये है कि अलग अलग टॉपिक्स के नाम आप पढ़िए, वो टॉपिक्स के अंदर बेसिकली क्या आता है वो आपको अगर पता है तो फिर आप ये प्लान जो है वो फॉलो कर सकते हैं। एंड द लास्ट, कितने घंटे की जरूरत पड़ेगी ये प्लान फॉलो करने के लिए, तो मिनिमम ऑन एन एवरेज आपको 6 to 8 आवर्स पर डे की जरूरत पड़ेगी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एवरेज पर डे, इसका मतलब ये है कि इन केस अगर मान लीजिए आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप मंडे टू फ्राइडे के अंदर उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं, लेकिन सैटरडे संडे आप ज्यादा टाइम डिवोट करके ऑन एन एवरेज पर डे 6 to 8 आवर्स की एवरेज तक आप पहुंच सकते हैं, तो भी आप ये प्लान जो है वो फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आपको ये क्वेश्चन है कि किसे ये प्लान फॉलो करना चाहिए, दीज आर 4 बेसिक कंडीशन कि जो ये प्लान फॉलो कर सकते हैं। आई गेस जितने भी लोग 25 में एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के पास अभी उतना टाइम तो होगा ही कि वो ये प्लान जो है वो फॉलो कर सके। फिर उसके बाद हमें ये प्लान फॉलो क्यों करना चाहिए, उसके पीछे क्या वजह है। तो सबसे पहला जो रीजन है दैट इज कि एग्जिट एक साल बाकी है। वी ऑल नो यूपीएससी 2025 का कैलेंडर आ चुका है और 25 मई 2025 के दिन प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन है। तो कंप्लीट एक साल बाकी है हमारी एग्जाम को, तो एक साल के अंदर आप ये स्ट्रेटेजी 365 डेज में फॉलो कर सकते हैं। दूसरा कि इस प्लान के अंदर हमने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, फिर आपका ऑप्शनल, करंट अफेयर्स, सी सेट, एसए, इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके ये प्लान बनाया गया है। तो इन सब चीज़ों के पीछे आपको मेहनत नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली ये आपके जितने भी एस्पेक्ट है वो ऑटोमेटिकली ये प्लान में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो एक साल की प्रिपरेशन में कैसे इन सारी चीज़ों को कवर किया जा सकता है वो हमने इस प्लान के अंदर प्रिपेयर किया है। फिर उसके बाद हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हमने इस चीज़ में ध्यान रखा है कि चाहे आपका सी सेट वीक है, अगर आपका प्रीलिम्स वीक है, अगर आपका मेंस वीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, करंट अफेयर्स है, मैगजीन है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिटेल इज कवर्ड इन दिस प्लान इन डिटेल। एंड आपको कुछ कुछ लिबर्टी भी मिलती है कि ये प्लान फॉलो करते वक्त आप सब्जेक्ट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हैं। तो ये प्लान आपको इसलिए फॉलो करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये प्लान में है क्या। एक्चुअली हमारे पास जब 12 महीने हैं तो इस प्लान के अंदर हम स्ट्रेटेजी को 4-4-4 में डिवाइड करेंगे, मतलब पहले 4 महीने, फिर 4 महीने, फिर 4 महीने। तो 4+4+4 स्ट्रेटेजी के अंदर हम 3 फेजेस के अंदर इस प्लान को फॉलो करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट फेज होगा, जिसमें हम जो प्रीलिम्स के कोर 6 सब्जेक्ट्स है उसको टारगेट करेंगे। कौन से कोर 6 सब्जेक्ट है, तो जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम ये 6 कोर सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे फेज 1 के अंदर पहले 4 महीने में, और उसके साथ साथ हम ऑप्शनल को भी टारगेट करेंगे। हाउ मच, वी कैन से 50%, मतलब आपका ऑप्शनल का कोई भी एक पेपर जो उसको हम फेज 1 के अंदर टारगेट करेंगे अलॉन्ग विद दीज 6 सब्जेक्ट्स। ये 6 सब्जेक्ट क्यों लिए हैं, क्योंकि ये 6 सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पार्ट है। फिर उसके बाद फेज 2 की अगर हम बात करें तो बाकी जितने भी सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स है जो सिर्फ मेंस में आते हैं, जैसे कि एथिक्स है, गवर्नेंस है, इंडियन सोसाइटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो फेज 2 में हम कवर करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो सब्जेक्ट हमने यहां पे फेज 1 में कवर किए थे उसका रिवीजन करेंगे। जो कोर सब्जेक्ट है उसका रिवीजन, उसके साथ साथ में सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, और साथ में हमारा ऑप्शनल जो उसको कंप्लीट करेंगे, रिमेनिंग 50% पोर्शन। एंड इन द थर्ड फेज
जब हमारा ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, थर्ड फेज में हम सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करेंगे 2025 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि फेजेस जो है वो कैसे शुरू होते हैं। फेज 1 की बात करते हैं। इन फर्स्ट फेज को हम कहेंगे कंटेंट एनरिचमेंट, जो कि आपका जून से लेके 4 महीने सितंबर तक चलेगा। अब फर्स्ट फेज के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जीएस की बात करते हैं। तो जीएस में आप टारगेट करेंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों को। जीएस में आप प्री और मेंस दोनों को टारगेट करेंगे। तो जो सब्जेक्ट्स अभी मैंने आपको बताए थे वो सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। तो सबसे पहले दिन आप कोई भी सब्जेक्ट उठाए, उसके डे 1 में आपको क्या करना है, उसके पीवाईक्यूज देखने हैं, प्री प्लस मेंस दोनों के, प्री प्लस मेंस। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए पीवाईक्यूज आप देखेंगे, भले ही आपको समझ में ना आए, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चलेगा कि ये टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं और इस टॉपिक में से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले ही दिन पे आप पीवाईक्यूज से शुरू करेंगे, उसके पीवाईक्यूज को डिटेल में आपको स्टडी करना है। भले आपको समझ में ना आए उसका आंसर क्या है, लेकिन उसके बावजूद आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। उसका रीजन क्या है, वी गेट टू नो अबाउट द थीम ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर पिकिंग अप। फिर उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करना है। पढ़ते पढ़ते आपको उस सब्जेक्ट की नोट्स रेडी करने हैं। दिस इज कंपल्सरी, कंपल्सरी आपको उसके नोट्स जो है वो साथ साथ में रेडी करने हैं। ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से एक सब्जेक्ट जो है वो 20 दिन में कंप्लीट हो सकता है। देखिए 20 दिन मैंने यहां पे बताया कि पर सब्जेक्ट। अब इसको आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि पॉलिटी इकोनॉमी में आपको 20 के बदले 25 दिन चाहिए, सामने एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक के अंदर आपको 5-5 दिन कम चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से जब हमारे पास 4 महीने का टाइम है, 120 दिन है, तो 20 दिन दे सकते हैं एक सब्जेक्ट को। तो जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने का मतलब क्या है, आपने पढ़ लिया है उसको, उसके पीवाईक्यूज देख लिए और उसकी नोट्स बन गई है। फिर आपको क्या करना है, उस सब्जेक्ट की टेस्ट देनी है, एमसीक्यूज। कोई भी एक सेक्शनल टेस्ट उठा लीजिए और वो सेक्शनल टेस्ट देनी है आपको। यू विल गेट टू नो कि व्हाट वी रीड एंड हाउ इट इज आस्क्ड। हम पढ़ते क्या है और पूछा क्या जाता है, इन दोनों के बीच का गैप आपको आइडेंटिफाई करना है। बट दैट इज ऑन दी लास्ट डे, जो लास्ट डे होगा सब्जेक्ट का, तब आप ये चेक करेंगे। साथ साथ में अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात करें तो यस, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 आंसर लिखने हैं पर टॉपिक। पर टॉपिक आप 2 से 3 आंसर लिखेंगे, उसको इवेल्युएट करवाइए या खुद ही उसको मॉडल आंसर से कंपेयर कीजिए। पहले आपको मॉडल आंसर नहीं देखना है, बाद में देखना है। पहले आप अपने हिसाब से आंसर लिख लीजिए और फिर इसका मॉडल आंसर देख के या तो फिर उसको इवेल्युएट करवाइए। और जब आपको पता चले कि मेरे आंसर्स के अंदर ये इंप्रूवमेंट्स है, तो चेक कीजिए कि आपकी नोट्स के अंदर वो इंप्रूवमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो वहीं पे आपके नोट्स को इंप्रूव कर लीजिए। तो जब आपका आंसर राइटिंग कंप्लीट हो गया, मतलब आपने 2 से 3 आंसर लिखे पर टॉपिक, तो वो टॉपिक वहां पे कंप्लीट हो गया है। रिमेंबर वन थिंग, यहां पे आंसर लिखते वक्त आपको टाइम लिमिट फॉलो नहीं करनी है। आप यहां पे आंसर राइटिंग की स्किल डेवलप कर रहे हैं। यू आर नॉट गिविंग द एग्जाम, क्योंकि एक आंसर लिखने में और एग्जाम के अंदर एक साथ 20 आंसर लिखने में फर्क होता है। तो जब तक आप स्किल डेवलप कर रहे हैं तब तक आप टाइम लिमिट फॉलो नहीं करेंगे। दैट मींस कि जून से सितंबर तक आप आंसर राइटिंग करेंगे जरूर, लेकिन उसमें आप टाइम लिमिट फॉलो नहीं करेंगे। तो आंसर राइटिंग के अंदर आप 2 से 3 आंसर पर टॉपिक लिख सकते हैं। जीएस में कुल मिला के इतना काम करना है आपको। तो पीवाईक्यूज आपने सॉल्व किए पहले दिन पे, फिर पढ़ना शुरू किया उसको, फिर उसके नोट्स बना दिया आपने, फिर टेस्ट देना शुरू कर दिया। टेस्ट कब देना है आपको, सब्जेक्ट खत्म हुआ उसके लास्ट डे पे। साथ साथ में जब आपका सब्जेक्ट चल रहा है तब आंसर राइटिंग करना है, 2 to 3 आंसर्स पर टॉपिक। उस हिसाब से अगर जाएंगे तो 20 दिन के अंदर एवरेज ये एक सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अपना ऑप्शनल भी शुरू करेंगे। तो ऑप्शनल के अंदर कुल मिला के आपको 5 चीजें करनी है। सबसे पहले ऑप्शनल का सिलेबस देख लीजिए। देखिए ऑप्शनल मैंने यहां पे लिखा है ऑप्शनल 1। जरूरी नहीं कि आप पहला पेपर पकड़े, पहला पेपर या दूसरा कोई भी एक पेपर आप शुरू कर सकते हैं। तो जो पेपर आप यहां पे चूज करते हैं उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, उसको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए। फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, तो आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद ऑप्शनल पढ़ना शुरू किए टॉपिक वाइज, उसकी नोट्स बनानी है और फिर उसके आंसर्स लिखने हैं। यहां पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि आपका ऑप्शनल कौन सा है। सो आई वुड नॉट सजेस्ट एनी काइंड ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि कितने क्वेश्चंस आपको यहां पे प्रैक्टिस करनी चाहिए।
ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन पर टॉपिक आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ योर ऑप्शनल। ऑप्शनल के अंदर कुल मिला के आपको इतना काम करना है। साथ साथ में अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, क्योंकि बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि करंट अफेयर के लिए क्या करें, सिर्फ 2 ही चीज करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, नोट्स नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है, ये कंपलसरी है। मैक्सिमम 1 घंटा दे सकते हैं आप उसको, 1 घंटे के अंदर न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। शुरुआत में अगर ज्यादा टाइम लग रहा है, लगने दो, कोई इश्यू नहीं है। ग्रेजुअली धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ने की जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगी। और उसके साथ में कोई भी एक मंथली मैगजीन पढ़नी है आपको, डेली 30 से 45 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो एक मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, डेली 30 से 45 मिनट्स, और न्यूज़पेपर कोई भी एक पढ़ना है। और जैसे ही पूरे मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए आपका, तो उसके मंथली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यू कैन गिव मंथली करंट अफेयर टेस्ट ऑल्सो। कोई भी टेस्ट आप उठा के, मंथली करंट अफेयर की बहुत सारी टेस्ट अवेलेबल होती, तो वो मंथली करंट अफेयर की टेस्ट दे सकते हैं। कुल मिला के जून से लेकर सितंबर तक 4 महीने तक आपको ये 3 काम करने हैं, जीएस में इतना, ऑप्शनल में इतना, करंट अफेयर्स में इतना। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, आपका कंटेंट एनरिच करना, आपका कंटेंट जो है पावरफुल होगा। नाउ सर व्हाट अबाउट सीसेट। देखिए सीसेट के बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि सीसेट में किसका बैकग्राउंड क्या है, वो इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर। जो टेक्निकल बैकग्राउंड से उनका सीसेट काफी स्ट्रांग भी हो सकता है, जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से उनका सीसेट वीक हो सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सीसेट में, मैं यहाँ पे आपको एक जनरल सजेशन देता हूँ, जो लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है या फिर जिनका भी सीसेट वीक है, उन लोगों को एवरी वीकेंड 2 काम करने चाहिए। पहला काम कि 2 to 3 चैप्टर्स आप प्रैक्टिस करें, 2 से 3 चैप्टर, कोई भी 2 से 3 टॉपिक आप ले लीजिए और उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में उसके 20 से 30 एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं एवरी वीकेंड, जब तक आपकी प्रीलिम्स नहीं आती है, जब तक हमारा फेज 3 शुरू नहीं होता तब तक। तो जिनका भी सीसेट वीक है वो लोग ये चीज को फॉलो कर सकते हैं कि एवरी वीकेंड आपको 2 से 3 चैप्टर करने हैं और 20 से 30 एमसीक्यू करने हैं। नाउ ये जो हमने फेज 1 के अंदर जो सारी चीजें देखी अभी, इसके अंदर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है या आपको कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज मिल सकती है। जैसे कि अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में कुल मिला के ये 6 सब्जेक्ट है। इन 6 में से कौन सा सब्जेक्ट आपको स्टार्ट करना है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। आई वुड सजेस्ट कि आप जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है उसी सब्जेक्ट से शुरू करो। सी इफ यू आर बिगिनिंग अ न्यू प्रिपरेशन, तो शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करने के लिए आप ऐसे सब्जेक्ट को चूज करो कि जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। साथ साथ में अगर हम ऑप्शनल की बात करें, दोनों में से कोई भी एक पेपर आप चूज कर सकते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया। अब ऑप्शनल और जीएस को साथ में कैसे करें, ये डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शनल कौन सा है और आप ऑप्शनल की तैयारी कैसे कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ऑप्शनल के लिए आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, तो सीधी बात है कि भाई डेली बेसिस पे आपका ऑप्शनल का भी प्रिपरेशन चलेगा और आपका जीएस का प्रिपरेशन भी चलेगा। जो लोग ऑप्शनल सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, उनके पास भी ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप चाहे तो डेली थोड़ा थोड़ा टाइम ऑप्शनल और जीएस में डिवाइड कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने 4 घंटे जीएस को दे दिए, 3 घंटे ऑप्शनल को दे दिए, ये भी हो सकता है। या फिर मान लीजिए कि आप ये कर सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे आप जीएस फॉलो कर सकते हैं और सैटरडे संडे आप ऑप्शनल फॉलो कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है कि आपको कौन सी मेथड सूट करती है। इन दी एंड 4 महीने के अंदर अभी जो मैंने टारगेट्स बताए वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो कॉम्बिनेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये जो आपको डेली काम करना है वो करना ही, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो तो डेली बेसिस पे चलता ही रहेगा। और कंपलसरी आपको मंथ एंड में टेस्ट उसकी देनी है। वो एक पैरेलल प्रोसेस है जो बाकी सब चीजों के साथ साथ कंटिन्यूअस चलती ही जाएगी टिल योर एग्जामिनेशन। तो ओवरऑल फर्स्ट फेज के अंदर इतनी चीजें आपको करनी है। जब आप फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा सितंबर एंड में, यू विल गेट टू नो कि आपके जीएस के कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं विथ नोट्स, जिसमें आपने एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं, जिसमें आपने पीवाईक्यूज देखे हुए हैं और जिसमें आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की हुई है।
उसके साथ साथ अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल भी आपने 50%, मतलब कि एक पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, इंक्लूडिंग दी नोट्स, पीवाईक्यूज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। और उसके साथ साथ में आपका करंट अफेयर का एक स्मूथ एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर चल रहा है बाय सितंबर एंड। तो सितंबर एंड में आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ, अब हम सेकेंड फेज पे जाते हैं। सेकेंड फेज के अंदर, सेकेंड फेज को हम कहेंगे मास्टर द मेंस। सेकेंड फेज में आपको मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब सेकेंड फेज में सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं जनरली, वो ये है कि सर हमने पहले जो भी पढ़ा है वो अभी याद नहीं है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको याद है। तो उस चीज को कैसे डील करना है उसके हिसाब से मैंने सेकेंड फेज जो है वो डिजाइन किया हुआ है। तो सेकेंड फेज में जीएस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो जीएस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स, और ऑलरेडी जो सब्जेक्ट हो चुके हैं वो 6 कोर सब्जेक्ट, उसको हम यहां पे कहेंगे जीएस का रिवीजन। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएस के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए भी आपको सेम, सबसे पहले डे 1 पे उसके पीवाईक्यूज देखने हैं ऑन दी डे 1। यहां पे जो पीवाईक्यूज होंगे वो मेंस के होंगे, क्योंकि अब ऐसे सब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं कि जो सिर्फ मेंस में आते, प्रीलिम्स में नहीं आते। फिर उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, उसकी नोट्स बनानी है। नोट्स बनाते वक्त यहां पे जो आपको सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे आपकी नोट्स जो है वो शॉर्ट में होनी चाहिए, ज्यादा लंबी नोट्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू आर मेकिंग द नोट्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में आपके पास जितना समराइज्ड, क्रिस्प एंड वैल्यू एडेड नोट होगा उतना ही आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो नोट्स मेकिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है, प्लस आंसर राइटिंग में यहां पे नंबर ऑफ आंसर्स आपको थोड़े इंक्रीज करने पड़ेंगे, बिकॉज ये सब्जेक्ट जो है वो कंपेरेटिवली छोटे नेचर के है और मेंस में उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो 8 से 10 आंसर आपको लिखने हैं पर टॉपिक हर एक सब्जेक्ट के यहां पे। तो जीएस के जो बाकी सब्जेक्ट है उसमें आपको इतना काम करना है। अब हम बात करते हैं कि जो ऑलरेडी जीएस के सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, उसके लिए आपको क्या करना है। खास ध्यान रखिएगा, उसके लिए आपको अपनी जो नोट्स आपने फर्स्ट फेज में बनाई थी उसको रिवाइज करना है। अब आपको समझ में आएगा नोट मेकिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। जिन्होंने फर्स्ट फेज में नोट्स नहीं बनाई उनको यहां पे भी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, एंड इट इज अ टीडियस वर्क। सबको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इट इज वेरी लेंथी, बल्कि इन नेचर। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, तभी आप सेकेंड फेज के अंदर अच्छे से और कम टाइम में अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहां पे आप नंबर ऑफ आंसर्स इंक्रीज करेंगे, 50 आंसर्स पर सब्जेक्ट। कंपलसरी आपको हर सब्जेक्ट के 50 आंसर लिखने ही है, पर सब्जेक्ट लिखा है यहां पे। तो कोई भी एक सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट है, कुल मिला के 300 आंसर आपको यहां पे 4 महीने के अंदर लिखने ही पड़ेंगे। यहां पे आप जब आंसर राइटिंग करते हैं तो आप टाइम लिमिट के साथ करेंगे। सो इफ यू आर टेकिंग 10 क्वेश्चंस इन फर्स्ट इंस्टेंस, तो यूपीएससी 20 क्वेश्चन पूछता है, 3 घंटे का टाइम देता है। अगर आप 10 क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको 1.5 घंटे में खत्म करना है। ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि जो 10 मार्क का आंसर होता है उसके लिए आपको 8 मिनट मिलते हैं, और जो 15 मार्क का आंसर होता है उसके लिए आपको 10 से 12 मिनट मिलते हैं। तो कुल मिला के आपको टाइम लिमिट के साथ आंसर राइटिंग करना है फेज 2 के अंदर। कौन से सब्जेक्ट का? जो रिवीजन वाले सब्जेक्ट है उसका। जब आप आंसर लिखेंगे आपको पता चलेगा कि कुछ आंसर्स में आपके पास कंटेंट या तो बहुत ज्यादा है या तो बहुत कम है। जहां पे भी आपको पता चले कि आपके आंसर्स में कंटेंट की कोई ना कोई कमी है या तो फिर बहुत ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली आपको अपने नोट्स को इंप्रोवाइज करना है। ये सेकेंड फेज के अंदर हम जो रिवीजन कर रहे हैं वो रिवीजन वो वाला रिवीजन नहीं जो हम स्कूल में करते थे कि फिर से वही सब्जेक्ट पढ़ना है। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी नोट्स को इंप्रोवाइज करना। अगर आपको लगे कि आपकी नोट्स में कोई फैक्ट्स की कमी है तो उसको ऐड करो, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है उसको ऐड करो, कमिटी की रिकमेंडेशन नहीं है उसको ऐड करो, बजट इकोनॉमिक सर्वे नहीं उसको ऐड करो। हर सब्जेक्ट के ऊपर आपके नोट्स परफेक्ट बनाने का ये वाला टाइम है। जैसे जैसे आप आंसर्स लिखेंगे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो कुल मिला के जीएस के अंदर जो सब्जेक्ट बाकी थे उसमें ये काम करना है, और जो सब्जेक्ट हो चुके हैं उसमें ये 3 काम करने हैं। नोट्स पढ़े, फिर आंसर लिखे, उसमें जो गलतियां पता चली उसके हिसाब से नोट्स को इंप्रोवाइज किया। अब बात करते हैं ऑप्शनल की। सेम जो पहले पेपर के लिए किया वही दूसरे पेपर के लिए करना है। तो सिलेबस पढ़ना है, पीवाईक्यूज देखने हैं, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ना है,
उसके ऊपर से नोट्स बनाने और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। सेम जो हमने फेज 1 में किया वही। कुल मिला के ऑप्शनल कंप्लीट करने के लिए आपके पास 8 महीने का टाइम है, लेकिन 8 महीने ये नहीं समझना है कि बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि उसके लेके आपके पास टास्क बहुत ज्यादा है। यू हैव ऑन एन एवरेज 5 टास्क पर पेपर। अब बात करते करंट अफेयर की, सेम एज फेज 1, बस वही 3 चीजें करनी है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैगजीन पढ़नी है और मंथली टेस्ट देनी है। इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जैसे ही आपका फेज 2 कंप्लीट होगा, यू विल गेट टू नो मैनी थिंग्स अबाउट योर प्रिपरेशन। जैसे कि सबसे पहले अगर हम जीएस के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैंने यहां पे लिस्ट दिया है, और लिस्ट के अंदर मैंने नंबर ऑफ डेज लिखे हैं कि ईच सब्जेक्ट आप कितने डेज दे सकते हैं। ये सिर्फ एक रफ लिस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ डेज जो उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यू कैन डिवोट 5 to 6 डेज। फिर अगर गवर्नेंस की बात करें, दैट इज फॉर GS2, 5 to 6 डेज में वो भी कंप्लीट हो सकता है। सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें, इट कैन बी कंप्लीटेड इन 3 to 4 डेज। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, इट कैन बी कंप्लीटेड इन 10 to 12 डेज। इंटरनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो 6 to 7 डेज में कंप्लीट हो सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन 3 to 4 डेज। एंड एथिक्स जो कि एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने यहाँ पे 30 डेज मतलब कि एक पूरा महीना रिजर्व रखा है, क्योंकि उसका वेटेज भी पूरे एक पेपर का है 250 मार्क्स का, तो उसके लिए हमने 30 डेज रखे हैं। अब आप समझिए कि इसका जो टोटल है वो एवरेज 60 डेज के आसपास का है, लेकिन हमारे पास 4 महीने का टाइम है। मैंने अभी आपको बताया फेज 2 जो है वो शुरू होता है आपका अक्टूबर से जनवरी एंड तक, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने आपके पास फेज 2 के लिए, लेकिन यहां पे 60 डेज है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम जीएस रिवीजन की बात करें तो इनिशियली जब आपने 20 डेज लिए थे इन दी फर्स्ट फेज, तो यहां पे उतना टाइम नहीं लगेगा। अगर आपकी नोट्स अच्छे से रेडी है, अगर आपने अच्छे से वो सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, तो यहां पे आप 10 दिन के अंदर कोई भी एक सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, और उतना ही टाइम लेना है आपको, हाफ द टाइम टेकन बिफोर। तो जब यहां पे आप 10 दिन में कोई एक सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हैं, और कुल मिला के 6 सब्जेक्ट है, तो यहां पे भी टोटल कितने दिन होंगे? 60 डेज होंगे। तो ये 60 डेज प्लस ये 60 डेज, ये कुल मिला के आपका फेज 2 बना। और फेज 2 के अंदर हुआ क्या एग्जैक्टली? आपके जो कोर सब्जेक्ट है वो 2 बार रिवाइज हुए, और आपके जो सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर हो चुके हैं। सो यहां पे आप ये कर सकते हैं कि जो सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स थे उसके साथ ऑल्टरनेटिव डेज पे जीएस जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, पहले के जो सब्जेक्ट थे वो। या तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे पूरा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर यहां पे कोई एक सब्जेक्ट लिया, फिर यहां पे दूसरा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर यहां पे दूसरा सब्जेक्ट लिया। अकॉर्डिंगली आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इन दोनों सब्जेक्ट को कैसे मर्ज करते हैं। बट ऑन एन एवरेज आपको टोटल कुल मिला के 4 महीने में ये दोनों प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। फिर उसके बाद अगर हम एस्से की बात करें, देखिए फेज 1 में कहीं पे भी एस्से नहीं था, उसका रीजन है एस्से लिखने के लिए आपका बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो जब आपने 6 कोर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आपका नॉलेज बेस जो है वो ब्रॉड हो गया है। अब आपको एस्से लिखने के लिए एबल है। तो एस्से के लिए आपको ये करना है कि 2 एस्से लिखना शुरू करना है एवरी वीक। तो हर हफ्ते आप 2 एस्से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे यू कैन चूज वीकेंड एज वेल, कि हर वीकेंड में अगर आपको लिखना है तो भी आप एस्से लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर ऑप्शनल, तो अगेन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि कौन सा पेपर चूज करना है, पहले सेकंड पेपर से शुरू करना है, फर्स्ट पेपर से। करंट अफेयर्स में कंपलसरी है, कोई चेंज नहीं है, वही 3 प्रोसेस आपको फॉलो करनी है कि यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप मैगजीन पढ़ेंगे और मंथली टेस्ट देंगे। तो जब आपका फेज 2 कंप्लीट होगा, विच विल कंप्लीट इन जनवरी एंड, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी कि आपके जीएस के सप्लीमेंट्री मतलब कि मेंस वाले सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कोर सब्जेक्ट में अच्छा खासा रिवीजन हो गया है। मेन चीज कि यहां पे आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड जो है वो भी मेंटेन हो चुकी है, मतलब यू हैव इनफ स्पीड टू कंप्लीट द पेपर विद इन टाइम। तो कुल मिला के आप फेज 2 के एंड में, जनवरी एंड में, यू विल बी एबल टू अचीव दिस। सो देखिए जब जनवरी एंड आएगा तो आपको पता चलेगा कि कोर सब्जेक्ट्स 2 बार कंप्लीट हो चुके हैं, जो मेंस वाले सब्जेक्ट है वो हो चुके हैं, टेस्ट सभी सब्जेक्ट की हो चुकी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी आपने अचीव कर लिया है, आपका ऑप्शनल अब 100% कंप्लीट हो चुका है।
और करंट अफेयर की एक स्मूथ ऑन गोइंग प्रोसेस चल रही है। जनवरी एंड में यू विल फील द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन अचीव समथिंग इन दिस अपकमिंग प्रीलिम्स, क्योंकि जनवरी के अंदर जो सबसे बड़ी चीज हमको चाहिए वो यही है, कॉन्फिडेंस। जनवरी महीने के एंड में ही हम ये डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें अटेम्प्ट देना है कि नहीं देना है। तो अगर थ्रू आउट द ईयर आपने या थ्रू आउट द 8 मंथ्स अगर आपने प्रोसेस फॉलो नहीं की तो फिर ये इच्छा होगी कि ये अटेम्प्ट जो है स्किप कर देते हैं। ऐसी इच्छा ना हो इसके लिए आपको 8 मंथ्स तक, मतलब 8 महीने तक ये रिलीजियसली प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि फेज 3 में क्या करना है। ये फेज 3 आपका फरवरी से मई तक चलेगा, जिसको हम कहेंगे प्रीलिम्स का फेज है 2025। अब फेज 3 में कुछ चीजें हैं, डूज एंड डोंट्स की अगर हम बात करें। फेज 3 जैसे ही आपका शुरू होता है, फरवरी महीना जैसे ही शुरू होता है, आपको बहुत सारे टेस्ट रेडी रखने हैं अपने पास। बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, अलग अलग टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में, तो टेस्ट अपने पास रेडी रखने हैं। प्लस आपकी सारी नोट्स आपके पास रेडी होनी चाहिए। और फेज 3 के अंदर आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी, आपकी सिटिंग कैपेसिटी, उसको थोड़ा आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी तक अगर आप 8 घंटे दे रहे थे, तो अब आपको थोड़ा उसको इंक्रीज करके 9 या 10 घंटे तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। जो लोग सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो 12 घंटे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको करनी है। कौन सी चीजें नहीं करनी? अब फरवरी के बाद आप ऑप्शनल को नहीं छुएंगे, ना ही फरवरी के बाद आप आंसर राइटिंग या एस्से पेपर की बात करेंगे। प्लस करंट अफेयर की बात करें तो वो अप्रैल 2025 तक पढ़ेंगे, उसके बाद आप करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द डूज एंड डोंट्स जो आपको फॉलो करने चाहिए जस्ट बिफोर 4 मंथ्स बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब देखते हैं कि फरवरी महीने से जो फेज शुरू होता है उसमें करना क्या है। तो फरवरी से अगर हम 25 मई 2025 जो कि हमारी प्रीलिम्स की डेट है उसका टाइमलाइन गिने तो हमारे पास 113 दिन बचते हैं। ये 113 दिन में हम 3 साइकिल फॉलो करेंगे। जो हमारी फर्स्ट साइकिल होगी वो 60 डेज तक चलेगी। इट विल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज। ये 60 डेज में क्या करना है? अब वो सिर्फ जो 6 कोर सब्जेक्ट थे वही पढ़ने हैं। तो 6 कोर सब्जेक्ट में 10 दिन ले लीजिए आप फर्स्ट साइकिल के अंदर, कि 10 डेज पर सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है कि मैं 5 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर सकता हूं तो उसको 2 बार रिवाइज कर दीजिए। इट डिपेंड्स अपॉन योर रिवीजन स्पीड। जो लोग तीसरी चौथी बार अटेम्प्ट दे रहे हैं उनकी स्पीड ज्यादा होगी, जो लोग फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दे रहे हैं उनकी स्पीड शायद कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम टेस्ट की बात करें तो जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट होता है 10वें दिन पे, मतलब अगर आपने 10 दिन लिए हैं तो 10वें दिन पे आप उस सब्जेक्ट की 2 टेस्ट देंगे, 2 टेस्ट। और उस टेस्ट को एनालाइज करना है कि आपकी गलतियां कहां पे हो रही, उस गलतियों को लिखना है आपको। फिर उसके बाद सीसेट की अगर हम बात करें तो 1 टेस्ट देंगे आप यहां पे, 1 टेस्ट ऑफ सीसेट एवरी वीकेंड। हर वीकेंड में आप 1 टेस्ट देंगे। तो ये 60 डेज तक, मतलब 2 महीने तक ये फेज चलेगा आपका। इसमें फिर से एक बार आपका पूरा जीएस जो है वो रिवाइज हो गया है। कोर सब्जेक्ट को हम 3rd टाइम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पहले आप तीसरी बार यहाँ पे जीएस को रिवाइज कर रहे हैं। अब जो सेकेंड साइकिल है वो हमने 30 डेज की रखी है, तो जिसमें आपको एक सब्जेक्ट के लिए 5 दिन का टाइम मिलेगा, विच इज इनफ, क्योंकि आपने 3 बार ऑलरेडी वो सब्जेक्ट जो है रिवाइज कर लिया है। तो 5 दिन मिलेंगे आपको एक सब्जेक्ट के लिए। अब आपको क्या करना है? लास्ट डे पे 3 टेस्ट देने हैं मिनिमम। यहां पे भी मिनिमम 2 टेस्ट, यहां पे मिनिमम 3 टेस्ट देने हैं। कंपलसरी इतना देना ही है आपको। मैंने इसीलिए पहले आपको बताया कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। सीसेट की बात करें तो हर वीकेंड में आप यहां पे 2 टेस्ट देंगे। इन दोनों से होगा क्या? प्रीलिम्स का आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा। यू विल गेट टू नो कि एग्जाम की प्रोसेस कैसी होती है और एग्जाम के अंदर कैसे अपीयर किया जाता है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दोनों साइकिल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो आखिरी 23 दिन बचेंगे मई महीने के, उसमें आपको क्या करना है? तो सिर्फ 3 चीजें करनी है कि आपको पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, अच्छे से पीवाईक्यूज को एनालाइज करके सॉल्व करना है। फिर उसके बाद अभी तक जो आपने टेस्ट दिए है उसका एनालिसिस जो आपके पास है उसको पढ़ना है, और जो करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज करना है। अभी तक जो आपने करंट अफेयर पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। जो लास्ट साइकिल होगी 3rd रिवीजन, उसमें आप सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। यू विल हैव 23 डेज। और इस तरीके से अगर आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, पूरे सारे के सारे फेजेस को फॉलो करेंगे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना प्रीलिम्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं।
और इवन इसके बाद जब मेंस एग्जामिनेशन आएगी तो मेंस के लिए भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप अपना मेंस में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो कुल मिला के ये था प्रीलिम्स 2025 तक की या यूपीएससी 2025 की स्ट्रेटेजी। इसमें अगर आपको कोई डाउट है या इस टाइप की और कोई वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी एस्पिरेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।